नमो नमः। अहं निधि वडेर्। गतकक्षायां माध्यमिकपाठ्यक्रमस्य प्रथमभागस्य रचनाकौशलम् इति पाठस्य 11.4 अंशपर्यन्तं पठनम् अभवत्। अद्य पाठस्य अग्रिमांशान् पठामः। इतः पूर्वं वाक्यांशानां पूर्तिः, शब्दज्ञानादिकम् अस्माभिः अधिगतम्। इदानीं किमपि चित्रं वर्णयितुं पुरः उपस्थापितं चेत् तत् कथं कर्तुं शक्यं भवेत् तत् जानीमः। सामान्यतः सहायार्थं शब्दसूची प्रदत्ता भवति। तत्र 6 शब्दाः भवन्ति बहुशः। प्रतिवाक्यं 4 वा 5 शब्दाः लेखनीयाः इति सामान्यतः अपेक्षा भवति। अस्माभिः पूर्वं पठितानि उपरि, अधः, पुरतः, वामतः, बहिः, अन्तः, सर्वतः इत्यादीनि अव्ययानि अस्मिन् सन्दर्भे उपयोगाय भवन्ति। चित्रवर्णने स्थूलतः सूक्ष्मं प्रति इति सूत्रम् अवलंबनीयम्। अर्थात स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना चित्रवर्णन करते वक्त प्रयुक्त करना है। जैसे चित्र को देखकर पहले दृष्टिक्षेप में क्या बात आती है वह पहले वाक्य में लिख सकते हैं। अगर कोई विद्यालय का चित्र हो तो पहला वाक्य एतत् चित्रं विद्यालयस्य अस्ति अथवा एतस्मिन् चित्रे विद्यालयः अस्ति ऐसे लिख सकते हैं। एतत् चित्रं जब लिखते हैं तो वह कर्तृपद पहले ही लिख दिया करके दूसरा शब्द संबंध दर्शाने के लिए षष्ठी में प्रयुक्त होता है। इसलिए ऊपर वाले वाक्य में विद्यालयस्य यही षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ। मगर जब एतस्मिन् चित्रे ऐसे सप्तमी चित्र के अर्थ में प्रयुक्त होती है तब दूसरा पद कर्ता हो जाने से प्रथमा विभक्ति में प्रयुक्त होता है। जैसे एतस्मिन् चित्रे विद्यालयः अस्ति। यह हमने चित्र को देखकर स्थूल मात्रा में क्या है यह बताया। अब आगे चलकर और क्या क्या दिखता है, करते करते कोई दिखाई देने वाली व्यक्ति क्या लेकर खड़ी है, किसके आजू बाजू में क्या है, ऐसे वर्णन करते आगे जाना है। वाक्य की शुरुआत अत्र, अस्मिन् चित्रे इत्यादि शब्दों से की जा सकती है। चित्र वर्णन लिखते वक्त ज़्यादा करके लट लकार का ही प्रयोग पाया जाता है, क्योंकि वर्तमान में दिखने वाली बातें ही हम उस माध्यम से बोलते हैं। लट लकार प्रयोग करते वक्त 2 धातुओं के रूप ज़्यादा से ज़्यादा लगते हैं। वह धातु है अस और कृ। चित्र का वर्णन करते हुए प्रथम पुरुष ही ज़्यादा मात्रा में प्रयुक्त होता है। इस कारण अब हम इन 2 धातुओं के प्रथम पुरुष लट लकार के रूप दोहराएंगे। अस, अस्ति, स्तः, सन्ति। ये क्रमशः एकवचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप हैं। कृ धातु करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। ये क्रमशः एकवचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप हैं। इदानीं 11.5 अभ्यासं कुर्मः। अत्र चित्रं दृष्ट्वा 5 वाक्यानि लिखत इति अभ्यासः अस्ति। 11.23 चित्रस्य निमित्तं प्रदत्ताः शब्दाः एवं सन्ति। रेलस्थानकं, रेलयानं, यात्रिगणः, आरोहन्ति, अवरोहन्ति, आपणिकाः। इन शब्दों का अर्थ बहुशः आप जान ही गए होंगे। रेल स्थानकम यानी रेलवे स्टेशन, रेलयानम यानी रेलगाड़ी, यात्रिगणः यानी यात्री प्रवासी, आरोहन्ति मतलब चढ़ते हैं, अवरोहन्ति का मतलब है उतरते हैं, और आपणिकाः यानी दुकानदार। ऐसी शब्द सूची हमारी सहायता के लिए होती है, मगर हम यही शब्द प्रयुक्त करें ऐसा कोई बंधन नहीं होता है। हम जानने वाले अलग शब्दों का भी प्रयोग वाक्यों में कर सकते हैं। हमने पहले ही विभक्तियों का अभ्यास किया है, वही याद करते हम वाक्य बनाने की कोशिश में लगेंगे। एतत् चित्रं रेलस्थानकस्य अस्ति अथवा एतस्मिन् चित्रे रेलस्थानकम् अस्ति। तत्र अथवा रेलस्थानके अनेके यात्रिणः सन्ति। एका महिला रेलयानम् आरोहति। एकः पुरुषः रेलयानात्
अवरोहति। रेलयानात् इति अत्र पञ्चमी विभक्तिः प्रयुक्ता। स्मर्यते वियोगार्थे पञ्चमी विभक्तिः इति। द्वौ भारवाहकौ भारं वहतः। एका बालिका मात्रा सह प्रवासार्थं गच्छति। भारवाहकस्य पृष्ठतः स्थितः जनः टोपिकां धरति। यहाँ हमने ज़्यादा वाक्य बनाए हैं ताकि किस तरह से वाक्य बनाए जा सकते हैं यह हम जान जाएं। पहले वाक्य में स्थूल रूप से रेल स्थानक से शुरू करते हुए आखिरी वाक्य में किसी ने पहनी हुई कैप यानी सूक्ष्म चीज़ों तक पहुंच गए हैं। आगे वाले चित्र का अभ्यास करने से पहले व्याकरण के कई और अंशों को जान लेते हैं। शब्द के साथ हम विशेषण का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे स्वच्छम रेलस्थानकम, महत् रेलस्थानकम, दीर्घम रेलयानम इत्यादि। यहाँ हमें यह याद रखना है कि विशेषण का लिंग, विभक्ति और वचन हमेशा विशेष्य जैसा होता है। इसलिए ऊपर लिखे हुए वाक्यों में एकः पुरुषः, एका महिला तथा द्वौ भारवाहकौ ऐसे प्रयोग पाए जाते हैं। अब संख्याओं की बात हो ही रही है तो ये भी जान लेते हैं कि संस्कृत में 1 से 4 तक संख्या में कैसे लिंगभेद दिखाई देता है। पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम। एक शब्द का हो जाएगा एकः, एका, एकम। द्वौ, द्वे, द्वे। त्रयः, तिस्रः, त्रीणि। चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि। यही तालिका अब हम उदाहरण के साथ बोलते हैं, जैसे एकः पुरुषः, एका महिला, एकम फलम। द्वौ पुरुषौ, द्वे महिले, द्वे फले। त्रयः पुरुषाः, तिस्रः महिलाः, त्रीणि फलानि। चत्वारः पुरुषाः, चतस्रः महिलाः और नपुंसकलिंग में चत्वारि फलानि। पंचतः अग्रिमसंख्यासु एवं लिंगभेदः न विद्यते। अतः अग्रे पंचपुरुषाः, पंचमहिलाः, पंचवनानि इति समानानि एव रूपाणि लिंगत्रये प्रयुज्यन्ते। 11.24 चित्रं पश्यामः। सहायतार्थं प्रदत्ता शब्दसूची एवमस्ति। जन्त्वागारः, सिंहदंपती, सिंहशावकौ, बालकः, बालिका, मात्रा सह, पित्रा सह, अवलोकयन्ति, जलपात्रं, भोजनपात्रम्। इदानीं वाक्यानि निर्मास्यामः। प्रथमं वाक्यम्, एतत् चित्रं जन्त्वागारस्य अस्ति अथवा एतस्मिन् चित्रे जन्त्वागारः अस्ति। द्वितीयं वाक्यं, जन्त्वागारे बहवः प्राणिनः सन्ति। एकः बालकः मात्रा सह तत्र आगच्छति। मयूराः, हरिणः, सिंहः, शुकः इत्यादि जन्तवः तत्र सन्ति अथवा दृश्यन्ते। शुकः शाखायाः उपरि उपविशति। जनाः आनन्देन प्राणिनः अवलोकयन्ति। 11.25 चित्रं पश्यामः। तदर्थं प्रदत्ता सूची एवमस्ति। परीक्षाभवनं, दत्तचित्तछात्रा, निरीक्षकद्वयम्, उत्तरपुस्तिका वितरणं, प्रश्नपत्राणां वितरणं, भित्तौ घटिका, 9:30 बालकानां स्यूतादयः, कोष्ठाद् बहिः। स्वयं वाक्यानि रचयितुं किञ्चित् काठिन्यम् अनुभवन्ति किम्? अस्तु, तर्हि एतस्य चित्रस्य निमित्तम् अन्यमेकम् उपायं करोमि। शब्दसूचीतः योग्यपदानि चित्वा तानि अर्थपूर्णे वाक्ये योग्यस्थाने लेखितुं प्रयतामहे। यथा एतस्मिन् चित्रे डैश अस्ति, एतस्मिन् चित्रे परीक्षाभवनम् अस्ति। सर्वे डैश परीक्षां लिखन्ति, सर्वे दत्तचित्तछात्राः परीक्षां लिखन्ति। तस्मिन् कोष्ठे डैश अपि विद्यते, तस्मिन् कोष्ठे निरीक्षकद्वयम् अपि विद्यते। निरीक्षकौ डैश डैश च कुरुतः। निरीक्षकौ प्रश्नपत्राणां वितरणम्
उत्तरपुस्तिकावितरणं च कुरुतः। डैश एका डैश अस्ति यस्यां डैश समयः दृश्यते। भित्तौ एका घटिका अस्ति यस्यां 9:30 समयः दृश्यते। डैश स्यूतादयः कोष्ठात् डैश स्थापिताः सन्ति। बालकानां स्यूतादयः कोष्ठात् बहिः स्थापिताः सन्ति। किमयम् अभ्यासः सरलः आसीत्? 11.26 चित्रं पश्यामः अधुना। एतादृशं चित्रं तु अस्माभिः दृष्टपूर्वम्, अतः इदानीं तत्रस्थानि वाक्यानि अपि स्मर्तुं नूतनानि व्याकर्तुं प्रयतामहे। वृक्षस्य उपरि मयूरः तिष्ठति। वृक्षं परितः सर्षपक्षेत्रम् अस्ति। वृक्षस्य अधः पथिकः विश्राम्यति। मयूरः सुन्दरः पक्षी भवति। पथिकः रक्तं युतकं धारयति। वृक्षे हरितानि पर्णानि सन्ति। अस्य पाठस्य अंशेषु शब्दभण्डारवृद्धिः इति महत्त्वपूर्णः कश्चन विषयः। तर्हि तन्निमित्तम् इदानीं वर्णानां नाम्नाम् आवलिनिर्माणं कुर्मः। रक्तः लाल्। उदाहरणार्थं शुकस्य चञ्चुः रक्ता भवति। श्वेतः धवलः सफेद। उदाहरणार्थं सरस्वती श्वेतां शाटिकां धरति। कृष्णः काला। आकाशे कृष्णाः मेघाः सन्ति। पीतः पीला। पक्वं कदलीफलं पीतं भवति। नीलः नीला। आकाशः नीलः भवति। हरितः हरा। वर्षायां सर्वत्र हरिताः वृक्षाः भवन्ति। पाटलः गुलाबी। बालिका पाटलं वस्त्रं धरति। धूसरः भूरा। अग्निं परितः धूसरः धूमः प्रसरति। अधुना पाठस्य 11.6 भागं पठामः। अत्र कश्चन सरलः अभ्यासः अस्ति। चित्रं दृष्ट्वा वाक्यैः मेलनम् अत्र अपेक्षितमस्ति। आहत्य 6 वाक्यानि लिखितानि सन्ति। एतत् सौचिकस्य आपणम्। अत्र सौचिकः वस्त्राणि सीव्यति। इसका अर्थ है ये दर्जी की दुकान है, यहाँ वह वस्त्र सिलाता है। गजः कदलीगुच्छं स्वीकृत्य प्रसन्नः भूत्वा गच्छति। अर्थ है हाथी केलों का गुच्छा लेकर प्रसन्न होकर जाता है। गजः शुंडे जलम आनीय आपणे क्षिपति। अर्थ है हाथी सूंड से पानी लाकर दुकान में फेंकता है। इदानीं पश्यन्तु 11.29 चित्रस्य इदं वर्णनम्। अतः इदं वाक्यं तेन चित्रेण सह मेलनीयम्। सौचिकः गजाय कदलीफलगुच्छं प्रयच्छति। अर्थ है दर्जी हाथी को केलों का गुच्छा देता है। इदानीं पश्यन्तु 11.27 चित्रस्य इदं वर्णनम्। अतः इदं वाक्यं तेन चित्रेण सह मेलनीयम्। सौचिकस्य पुत्रः गजस्य शुंडं सूच्या विध्यति। दर्जी का बेटा हाथी की सूंड सुई से चुभोता है। षष्ठं वाक्यं वत्स पश्य त्वया किं कृतं, सर्वदा प्राणिषु दया कर्तव्या। अर्थ है बेटा देखो तुमने क्या किया, प्राणियों पर हमेशा दया करनी चाहिए। एतानि वाक्यानि यदि वयं घटनाक्रमानुसारं योजयामः तर्हि अस्माकं काचित् कथापि सिद्धा भवेत्। यथा एतत् सौचिकस्य आपणम्। अत्र सौचिकः वस्त्राणि सीव्यति। सौचिकः गजाय कदलीफलगुच्छं प्रयच्छति। गजः कदलीगुच्छं स्वीकृत्य प्रसन्नः भूत्वा गच्छति। सौचिकस्य पुत्रः गजस्य शुंडं सूच्या विध्यति। गजः शुंडे जलम् आनीय आपणे क्षिपति। तद्दृष्ट्वा सौचिकः वदति वत्स पश्य त्वया किं कृतं, सर्वदा प्राणिषु दया कर्तव्या। एषु वाक्येषु यत्किमपि वाक्यं 11.28 चित्रस्य निमित्तं साक्षात् उपयोक्तुं न शक्यते। तर्हि वयं स्वयमेव वाक्यं चिन्तयितुं शक्नुमः। तत् इत्थं भवेत्। गजः स्नानार्थं नदीं गच्छति।
तदानीं च सः शुण्डे जलं स्वीकृत्य पुनः आपणम् आगच्छति। इदानीं पाठे विद्यमानाः अभ्यासाः समाप्ताः, परं तत्र अन्तिम एकांशे यथा लिखितं यत् चित्राणि अधिकृत्य प्रश्ननिर्माणं तत् अस्माभिः न पठितम्। अधुना न केवलं चित्राधारितम् अपि तु सर्वत्र उपयोगाय भवेत्, परीक्षायाम् अपि पृष्टं भवति इति कृत्वा प्रश्ननिर्माणम् इति कञ्चित् अंशं विस्तरेण पठामः। जैसे प्रश्न पूछे जाने पर हम उसके उत्तर दे सकते हैं, वैसे ही उत्तर वाक्य दिया हो तो उससे प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं यह अब हम पढ़ेंगे। जैसे अंग्रेज़ी में बहुत से प्रश्न WH से शुरू होने के कारण WH क्वेश्चंस करके पढ़ाते हैं, वैसे ही संस्कृत में ज़्यादातर सारे प्रश्न क अक्षर से शुरू होने से कारण और वह 7 होने के कारण सप्तककार नाम से जाने जाते हैं। क इमे सप्तककाराः के च तेषाम् अर्थाः किं, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथं, किमर्थम् इति 7 प्रश्नार्थक शब्दाः सन्ति। उनके अर्थ ऐसे होते हैं किम क्या, कौन, कुत्र कहाँ, कति कितने, कदा कब, कुतः कहाँ से, कथम कैसे, किमर्थम क्यों किस लिए। इनमें से किम यह एक पद छोड़कर बाकी सारे अव्यय जैसे प्रयुक्त होते हैं। सबका उदाहरण देखते हैं। अगर कोई ऐसा वाक्य हमें दिया हो कि बालः दिल्ली नगरे वसति और हमें दिल्ली नगरे शब्द के लिए प्रश्न बनाना है तो कुत्र अर्थात कहाँ डालकर हमारा प्रश्न हो जाता है बालः कुत्र वसति। सप्तमी विभक्ति में प्रयुक्त ज़्यादातर शब्द स्थानवाचक होते हैं और कुत्र अव्यय से उनके प्रश्न बन जाएंगे, मगर गमनार्थक धातुओं में जो द्वितीया प्रयुक्त होती है वहाँ पर भी कुत्र अव्यय से ही प्रश्न बनता है, यह याद रखना है। उदाहरणार्थम बालिका विद्यालयं गच्छति, बालिका कुत्र गच्छति। संख्या यदा यदा उत्तरं भवेत् तदा कति कितने इति प्रश्नः भवेत्। हस्ते 5 अङ्गुल्यः भवन्ति, हस्ते कति अङ्गुल्यः भवन्ति। प्रश्नलेखनोत्तरं प्रश्नचिह्नलेखनं निश्चयेन करणीयम्। गणना करने वाले शब्दों के लिए कति और गणना जिनकी नहीं होती है उनके लिए कियत् ऐसा एक अलग शब्द होता है। कूप्यां किंचित् जलमस्ति, प्रश्नः भवेत् कूप्यां कियत् जलमस्ति। कदा यानी कब। उदाहरणार्थ बालकः प्रातः विद्यालयं गच्छति, बालकः कदा विद्यालयं गच्छति। कुतः कहाँ से। बसयानम् अजमेरतः आगच्छति, बसयानं कुतः आगच्छति। कथं कैसे। तस्याः हस्ताक्षरं सुन्दरम् अस्ति, तस्याः हस्ताक्षरं कथम् अस्ति। कथं सदृशम् अन्यदपि एकं पदं प्रयुज्यते कीदृश। परम् इदं न अव्ययम्, अतः पुल्लिङ्गे कीदृशः, कीदृशौ, कीदृशाः। स्त्रीलिङ्गे कीदृशी, कीदृश्यौ, कीदृश्यः। नपुंसकलिङ्गे कीदृशं, कीदृशे, कीदृशानि इत्यादि रूपाणि भवन्ति। उदाहरणार्थम् अनिकेतः बुद्धिमान् अस्ति, अनिकेतः कीदृशः अस्ति, किमर्थं क्यों। बालकः ज्ञानार्थं पुस्तकं पठति, प्रश्न होगा बालकः किमर्थं पुस्तकं पठति। अगर हमें वाक्य दिया है एतत् इतिहासस्य पुस्तकम् अस्ति और इतिहासस्य पद के लिए प्रश्न बनाना है तो कहाँ, कितने इत्यादि सारे शब्द हमें वहाँ गैर दिखते हैं। ऐसे वक्त अब हमें किम का उपयोग करना है, लेकिन वह अव्यय नहीं है, इसलिए उसके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग रूप होते हैं। जैसे पुल्लिंग में कहा, कौ, के प्रथमा, कम, कौ,
कान् द्वितीया, केन काभ्यां कैः तृतीया, कस्मै काभ्यां केभ्यः चतुर्थी, कस्मात् काभ्यां केभ्यः पंचमी, कस्य कयोः केषां षष्ठी, कस्मिन् कयोः केषु सप्तमी। यहाँ पर संबोधन का रूप नहीं होता है क्योंकि किम ये सर्वनाम है। अब पढ़ेंगे किम के स्त्रीलिंग के रूप। किम स्त्रीलिंगम, का, के, काः प्रथमा, काम, के, काः द्वितीया, कया, काभ्यां, काभिः तृतीया, कस्यै, काभ्यां, काभ्यः चतुर्थी, कस्याः, काभ्यां, काभ्यः पंचमी, कस्याः, कयोः, कासां षष्ठी, कस्यां, कयोः, कासु सप्तमी। अब पढ़ेंगे नपुंसकलिंग के रूप। किम नपुंसकलिंगम, किम के कानि प्रथमा, किम के कानि द्वितीया। तृतीया से आगे वाले रूप मैं नहीं पढ़ूंगी क्योंकि वो पुल्लिंग जैसे ही होते हैं। अब वापस वो वाक्य सोचते हैं। इतिहासस्य पद का परिचय क्या है? यह पद पुल्लिंग षष्ठी एक वचन में है, इसलिए किम शब्द का भी पुल्लिंग षष्ठी एक वचन का पद यह शब्द प्रयुक्त करने से हमें प्रश्न मिल जाएगा। जैसे एतत् इतिहासस्य पुस्तकम् अस्ति, एतत् कस्य पुस्तकम् अस्ति, ये प्रश्न बन जाएगा। स्त्रीलिंगस्य एकम् उदाहरणं स्वीकुर्मः। बालिकायाः गृहं समीपे एव अस्ति। बालिकायाः इस शब्द के लिए प्रश्न बनाना है। बालिकायाः है स्त्रीलिंग में षष्ठी एक वचन, तो स्त्रीलिंग किम का षष्ठी एक वचन का रूप होता है कस्याः। इसलिए पूरा प्रश्न बन जाएगा कस्याः गृहं समीपे एव अस्ति। इस प्रकार दिए हुए वाक्यों से हम प्रश्न बना सकते हैं और चित्र देखकर वह खुद प्रश्न सोचकर उसका उत्तर भी तैयार कर सकते हैं। अयं पाठः एवं रीत्या पूर्णत्वं गतः। धन्यवादः। शुभपठनम्।